Hello everyone. Now we are going to do section number 12 and section number 13 of IGST Act along with certain clarifications which are issued by CBIC. Okay, उसके पहले एक सेक्शन नंबर 10 में जो अमेंडमेंट आई है फॉर मई 24 जून 24 वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चार्ट बुक तुम लोग के सामने यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ए ये ऐड हुआ है। सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सेल करता है, ओके, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन ए और सी। क्योंकि ए और सी में जो लिखा हुआ है वो जाने दो, उसको छोड़ करके क्या अप्लाई करना है अपने को, सेक्शन नंबर 10(1)(c). लोकेशन एज पर the address of said person recorded in invoice issued in respect of said supply। ओके, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, के एम एंड एसोसिएट्स, ठीक है, आई एम अ जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को सेल किया, ओके, मिस्टर ए को सेल किया, अब मिस्टर ए ने मुझे जो एड्रेस फर्निश किया था कि भाई इनवॉइस पे आप ये एड्रेस डालना, तो वो एड्रेस को हम लोग क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तुम लोग को याद रहेगा कि जब भी तुम लोग कोई बुक वगैरह ऑर्डर करते हो तो बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस ऐसा दो पूछा जाता है। तो जो भी बिलिंग एड्रेस में हम लोग को डेटा दिया जाएगा फ्रॉम अवर रिसिपिएंट, दैट पर्टिकुलर एड्रेस वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर वेयर द एड्रेस ऑफ सेड पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। मतलब कि इनवॉइस पे अगर कोई एड्रेस है ही नहीं, ओके, इनवॉइस पे कोई एड्रेस है ही नहीं, तो उस केस में जो भी सप्लायर का लोकेशन रहेगा उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, एकदम सिंपल है, आया समझ में। तो जिधर भी डिलीवरी हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, रिसिपिएंट ने क्या एड्रेस दिया है अपने को वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो क्या लेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सिंपल। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अभी इसका एप्लीकेबिलिटी मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है। ओके, दैट इज सर्विस होना चाहिए। ओके, सर्विस के साथ साथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन कहाँ पर होने चाहिए, इंडिया में होने चाहिए, इंडिया में। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ ऑफ देम शुड बी इन इंडिया। दोनों जन इंडिया में रहेंगे एंड सर्विस का प्रोविजन हो रहा है, तो ही प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन से निकलेगा, 12 से। लेट अस स्टार्ट। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, दैट इज जनरल प्रोविजन, दैट इज जनरल प्रोविजन। अब जनरल प्रोविजन ये कहता है कि जनरल प्रोविजन अप्लाई तब करना है जब सेक्शन नंबर 12(3) से लेकर के सेक्शन नंबर 12(14) तक जो भी सेक्शंस दिए हुए हैं उसमें कोई केस फिट नहीं कर रहा है। ओके, मतलब सेक्शन नंबर 12(3) से लेकर के 12(14) तक डिफरेंट सर्विसेज आर कवर्ड। ओके, अलग अलग सर्विसेज कवर्ड है जिसका अलग अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। जैसे 12(3) में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई है, 12(4) में रेस्टोरेंट है, 12(5) में ट्रेनिंग सर्विसेज है, 12(6) में एडमिशन टू इवेंट है। तो ऐसे अलग अलग सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने को हम लोग को दिया हुआ है फ्रॉम सेक्शन नंबर 12(3) टिल सेक्शन नंबर 12(14). ओके, लेकिन जिनका भी स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन नहीं है फ्रॉम 12(3) टू 12(14), उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, एज पर सेक्शन 12(2). ओके, जनरल सप्लाई जो स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन से गवर्न नहीं है उसका कैसे निकालेंगे, 12(2). So as per section 12 subsection 2, the place of supply would be as follows। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया, इफ
इफ वी हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, मेरा जीएसटी नंबर है। मैंने अपने क्लाइंट को सर्विस दिया। ओके, मैंने अपने क्लाइंट को सर्विस दिया। क्लाइंट का भी जीएसटी नंबर है। ओके, क्लाइंट इज ऑल्सो अ जीएसटी रजिस्टर्ड क्लाइंट। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अगर ये इसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, सो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लेकिन अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया, किसको दिया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। जैसे ये लेक्चर का जो सर्विसेज है, ओके, अगर ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने आप लोग को सेल किया, सो दिस सर्विसेज आर सोल्ड टू और गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो अगर कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिया जा रहा है, तो उसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें चेक ये करना है कि क्या उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस हमारे पास है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है या फिर एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। ओके, एड्रेस इज अवेलेबल और एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो इन दोनों में से जो भी रहेगा उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है। अगर हमारे पास उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस अवेलेबल है, ओके, तो उस केस में ये जो एड्रेस स्टेट में फॉल करता है, ओके, वो स्टेट को क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन जब भी हमारे पास रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है पॉइंट? अब देखने गए तो सेक्शन नंबर 10(1)(c)(a, ओके, जो सेक्शन नंबर 10(1)(c) नया नया अभी पढ़ा हमने, वो इसी से इंस्पायर हुआ है। ओके, एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? तो जी, जो ये हम लोगों ने सीखा वो सेक्शन 10(1)(c)(a में भी रिपीट हुआ था। ओके, वापस से पूरा रिपीट कर रहा हूँ। जनरल प्रोविजन जो स्पेसिफिक प्रोविजन में नहीं लग रहा है, दैट इज 12(3) से लेकर के 12(14) तक। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड को दिया, ओके, तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं। अगर एड्रेस अवेलेबल है तो जो भी स्टेट में एड्रेस है वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। समझ में आ गया? आगे सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। एक बार हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे क्योंकि आई वांट की स्पेसिफिक टर्म्स जैसा है वैसा ही पढ़ा जाए। 12(3) प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग इधर व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या सर्विस है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सर्विसेस डायरेक्टली related to immovable property, including agent, architect, real estate experts, okay, etc. Lodging, hotel accommodation, that is in accommodation for functions and ancillary services, including houseboat or any other vessel। ठीक है, मतलब कि जो भी सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ओके, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, जो भी सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो सर्विसेज या फिर जो भी रियल इस्टेट के एजेंट्स वगैरह होते हैं वो, या फिर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स मतलब जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं, मालूम है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं जो जगह का वैल्यूएशन निकालते हैं, वो वैल्यूएशन वाले हो गए। या फिर आर्किटेक्ट हो गए। या फिर हाउस बोट, मतलब क्रूज वगैरह होता है, हाउस बोट और वेसल। तो इन सब सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, सेक्शन नंबर 12(3) में हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो डायरेक्टली लिंक्ड है
उसका प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हैं। एंड ये सर्विस है, हम लोग सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ इस तरीके से है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, ओके, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, ओके, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आया समझ में? अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, देन लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ओके, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। मतलब गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि सेक्शन नंबर 12 में सप्लायर एंड रिसिपिएंट, ये दोनों जन तो इंडिया के अंदर है, लेकिन इन दोनों का जो सॉरी, जो रिसिपिएंट का प्रॉपर्टी है वो इंडिया के बाहर है। अगर रिसिपिएंट का प्रॉपर्टी बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया का है, तो टैक्स क्यों बाहर जाना चाहिए? इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पर तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर चला जाएगा, तो जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है पॉइंट? अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर। मान के चलो कि लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट राजस्थान है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी गुजरात है, ओके, एंड द रिसिपिएंट इज registered in GST. What would be the place of supply? Place of supply would be location of property, location of property। क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है, अगर प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, देन लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, इसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात, क्योंकि प्रॉपर्टी इज इन गुजरात। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट राजस्थान, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी से इट इज दुबई। ओके, और ये रजिस्टर्ड है या नहीं उससे तो कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे भी। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सिंस प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, ओके, द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर राजस्थान इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस वुड बी राजस्थान, नॉट दुबई। देखो नॉर्मली अपना प्रॉपर्टी का लोकेशन होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी तो इंडिया के बाहर है। सो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर रिसिपिएंट लिखो, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, LOR है ये। ओके, सबको क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। एक बार 12(2) रिपीट कर रहा हूँ। जनरल प्रोविजन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो एड्रेस वाला स्टेट, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। ओके, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि रिसिपिएंट तो इंडिया में ही है ना। आगे सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एंड प्लास्टिक सर्जरी। ओके, तो ये सब सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग,
एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पर एकदम सिंपल है, जहां पर भी ये सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है दैट लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, जहां पर भी ये सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है दैट लोकेशन वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो ऐश्वर्या राय, ओके, इनका मेकअप करने के लिए राजस्थान से एक ब्यूटिशियन आई। ओके, राजस्थान की ब्यूटिशियन है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ये ऐश्वर्या राय का मेकअप करने के लिए महाराष्ट्र में आई है। ओके, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? आंसर इज वेयर इट इज परफॉर्म्ड, मतलब कि ये परफॉर्म किधर हुआ है? महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र विल बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? लेकिन अगर हम लोग रेस्टोरेंट की बात करें, तो रेस्टोरेंट के केस में हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि जिधर भी रेस्टोरेंट है वहीं पर वो सर्विस परफॉर्म कर रहा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इटसेल्फ द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। आया समझ में? तो अपना 12(4) हुआ। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5। एक बार 12(2) से लेके 12(4) तक वापस से। 12(2) रजिस्टर्ड को दिया, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को दिया। अगर एड्रेस रहेगा तो एड्रेस वाला स्टेट, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12(4) रेस्टोरेंट पर्सनल ग्रूमिंग एंड फिटनेस सर्विस, जिधर भी परफॉर्म किया। क्लियर है? अब 12(5) पढ़ रहे। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कि जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स होता है, तो इन सभी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। ओके, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अपॉइंटेड एज अ ट्रेनर फॉर रिलायंस एम्प्लॉयज। ओके, रिलायंस के जितने भी एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग देने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। ओके, रिलायंस के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग सर्विसेज किसको दिया है? रिलायंस को दिया है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आर द बेनिफिशियरी, एम्प्लॉयज आर द बेनिफिशियरी, लेकिन रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट इज रिलायंस, रिसिपिएंट इज रिलायंस। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? अभी ध्यान से सुनना। इफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे रिलायंस तो जीएसटी में रजिस्टर्ड रहेगा, तो रिलायंस को अगर मैंने सर्विस दिया तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। एंड अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग दिया होता, ओके, अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग दिया होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया, ओके, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी, लेकिन उसमें मैंने वॉक इन रखा हुआ है कि जिसको भी आना है वो लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज को ही बुलाया, ऐसा नहीं। कोई भी जिसको भी आना है वो लोग क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग्स दिया जा रहा है तो यहाँ पर वेयर लोकेशन वेयर ट्रेनिंग इज परफॉर्म, लोकेशन वेयर ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड, जिधर भी ट्रेनिंग परफॉर्म हुआ है दैट लोकेशन वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? एक एग्जांपल लेता हूँ। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट गुजरात, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस यस ही इज रजिस्टर्ड, ट्रेनिंग दिया जा रहा है इन लोग को दिल्ली में। ओके, ट्रेंड एट दिल्ली, जो भी रिसिपिएंट है उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज कहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं? दिल्ली में। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? आंसर इज प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड है, ठीक है, दीज आर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, इसीलिए लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन सेम एग्जांपल, अगर गुजरात का रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड नहीं है, पर ट्रेनिंग ले रहा है दिल्ली में, ओके, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली, क्योंकि ट्रेनिंग जहां पर परफॉर्म हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई।
आया है समझ में? सबको क्लियर है क्या? तो रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर एक्चुअल में ट्रेनिंग परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। एडमिशन टू इवेंट। ओके, एडमिशन टू इवेंट। अभी एडमिशन टू इवेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर एंट्री फीस का डिस्कशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एंट्री फीस। फॉर एग्जाम्पल कोई वाटर पार्क है, ओके, वहां पर हम लोग एंट्री फीस पे करके जाते हैं, ओके, एंजॉय करने। तो जो एंट्री फीस है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो जो एंट्री फीस पे जीएसटी लग रहा है, उस एंट्री फीस का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा वो यहाँ पर दिख रहा है। सो एडमिशन टू इवेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जिधर भी पार्क लोकेटेड है, जिधर भी पार्क लोकेटेड है, ओके, या फिर जिधर भी इवेंट हो रहा है, ओके, जिधर भी इवेंट हेल्ड है, दैट लोकेशन वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, जिधर भी पार्क लोकेटेड है या फिर जिधर भी इवेंट हो रहा है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है? रजिस्टर्ड को दिया तो भी सेम, अनरजिस्टर्ड को दिया तो भी सेम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इंपॉर्टेंट ये है कि पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। आ रहा है समझ में? So wherever park is located or event is held is called as place of supply. Is that very clear? हाँ, चलो आगे। अभी सेक्शन नंबर 12, इसका एग्जाम्पल चाहिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, ओके, ऑब्वियसली पार्क भी वहीं पर लोकेटेड रहेगा ना, क्योंकि जहां पर सप्लायर है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, उधर ही तो पार्क होना चाहिए। ओके, रिसिपिएंट्स जो है वो रिलायंस के गुजरात के एम्प्लॉयज है। ओके, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर द पार्क इज लोकेटेड, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, सिंस एलओएस एंड पीओएस, these both are in same state, तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो रिलायंस गुजरात के, जो रिलायंस गुजरात का जो जीएसटी नंबर है, ओके, उस जीएसटी नंबर को आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। क्लियर है क्या? आगे सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 7, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस मतलब कि ऐसा कोई भी एक प्रोग्राम होता है जो आप लोग पूरा स्टार्ट से लेकर के एंड तक ऑर्गेनाइज करते हो। मतलब जो भी गेस्ट आने वाले हैं, ओके, उनका एंट्री, फिर स्टेज पे जो एंकरिंग होता है वो, फिर खाना पीना, फिर गेस्ट का पिक एंड ड्रॉप, मतलब ए टू जेड सब सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हो, उसको कहा जाता है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक वेडिंग का पूरा इवेंट है, तो वेडिंग का इवेंट भी एक इवेंट मैनेजमेंट सर्विस के फॉर्म में पॉसिबल है। अब इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अवार्ड फंक्शन। ओके, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज का अवार्ड फंक्शन होता है, तो वो इवेंट होता है एक, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड लोगों को हायर किया जाता है। ओके, तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में हमें ये देखना है कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज किसको प्रोवाइड हो रहा है।
इफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू registered person, to a registered person, the place of supply would be location of registered person. लेकिन अगर इवेंट प्रोवाइड हो रहा है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके, किसको हो रहा है प्रोवाइड? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि इवेंट हो किधर रहा है। अगर इवेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, इफ इवेंट इज इन इंडिया, देन लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब समझो कि किसी का वेडिंग हो रहा है, ओके, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एंड वेडिंग इंडिया में हो रहा है, ठीक है। अजम्पशन लेते हैं रिसिपिएंट्स बिलोंग टू महाराष्ट्र, बट इवेंट वो करवा रहा है राजस्थान में, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? इट वुड बी राजस्थान। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? इफ इवेंट इज इन इंडिया, तो लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर इवेंट इंडिया के बाहर है, इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, मतलब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, इंडिया का ही होगा, तभी तो सेक्शन 12 है, महाराष्ट्र का रिसिपिएंट। लेकिन उसका वेडिंग हो रहा है फॉर एग्जांपल यूएसए में, ओके, तो इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स इंडिया में ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम सेक्शन 12 में है। 12 में सप्लायर रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया में है, सो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज महाराष्ट्र। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर राजस्थान, एंड सेकंड वाले केस में महाराष्ट्र। चलो ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं, इधर रजिस्टर्ड वाले में। रजिस्टर्ड पर्सन महाराष्ट्र का है, लेकिन इवेंट हो रहा है यूएसए में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्वेश्चन समझ में आया? किसी रजिस्टर्ड पर्सन को हमने सर्विस दिया, लेकिन इवेंट कहां पर हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं? इंडिया के बाहर। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज महाराष्ट्र। आया समझ में? अभी इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन करना। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, इवेंट कहां पर हो रहा है वो, दैट इज इवेंट्स लोकेशन, एंड रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट राजस्थान का है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, इवेंट हो रहा है मुंबई में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? कम ऑन, व्हाट इज द प्लेस? देखो इवेंट का लोकेशन इररेलेवेंट है अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, ओके, इवेंट का लोकेशन इररेलेवेंट है अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, सो इवेंट का लोकेशन को अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जहां पर भी है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पीओएस इज राजस्थान, चाहे भले मुंबई में इवेंट हो, सिंस रिसिपिएंट इज आउटसाइड महाराष्ट्र, तो जो भी वो उसका स्टेट रहेगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे, महाराष्ट्र, राजस्थान, इवेंट महाराष्ट्र में हो रहा है, एंड रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या इवेंट इंडिया में हो रहा है? आंसर इज यस, इंडिया में हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर महाराष्ट्र, दिस महाराष्ट्र इज इवेंट लोकेशन वाला महाराष्ट्र, सप्लायर का लोकेशन नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। मैं इसको दिल्ली लिख लेता हूँ, ठीक है, तो टेंशन ही नहीं ना। महाराष्ट्र रहेगा तो सप्लायर वाला महाराष्ट्र की, इवेंट वाला महाराष्ट्र, उसमें कंफ्यूजन होने से अच्छा डायरेक्टली दिल्ली लिया यहाँ पर। दिल्ली में इवेंट हुआ, दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आ गया समझ में? और एक एग्जांपल लेंगे, महाराष्ट्र, राजस्थान, एंड से यूएसए, ओके, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। चलो अब बताओ, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हम लोग को क्या चेक करना था? इवेंट किधर है? अगर इवेंट इंडिया में तो लोकेशन ऑफ इवेंट, सिंस इवेंट इज आउटसाइड इंडिया,
लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर राजस्थान वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है सभी को? ये एग्जांपल्स नोट डाउन करो। रजिस्टर्ड को दिया, रजिस्टर्ड पर्सन, फिर चाहे इवेंट किधर भी हो, यूएस में हो या महाराष्ट्र में हो, किधर भी हो, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड को दिया तो हम लोग चेक करेंगे इवेंट किधर है। अगर इवेंट इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, एक बार वापस से 12(2) से 12(7) तक। 12(2) जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं चेक किया जाएगा। एड्रेस है तो एड्रेस वाला स्टेट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज। ओके, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, ओके, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12(4) रेस्टोरेंट एंड पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस सर्विसेज प्लास्टिक सर्जरी, जहां पर परफॉर्म किया गया। 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जिधर भी ट्रेनिंग परफॉर्म किया जा रहा है। 12(6) एडमिशन टू इवेंट, अगर एडमिशन टू इवेंट, इवेंट का जिधर भी लोकेशन है दैट इज द प्लेस, ओके, या फिर पार्क का लोकेशन। 12(7) इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में चेक किया जाएगा कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या देखा जाएगा? उस केस में देखा जाएगा इवेंट किधर हो रहा है। इवेंट अगर इंडिया के अंदर हो रहा है, कि इवेंट अगर इंडिया के अंदर है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आगे। 12(8) गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेक्शन। अभी इसमें अमेंडमेंट भी है, मैं बताऊंगा जब रिस्पेक्टिव जगह आएगा तब अमेंडमेंट डिस्कस कर लेंगे। ओके, मान के चलो ए ने बी को कुछ सेल किया। ओके, ए ने बी को कुछ सेल किया हुआ। अब यहाँ पर ए महाराष्ट्र में है, बी गुजरात में है। ओके, ए ने बी को सेल किया, ए महाराष्ट्र में है, बी गुजरात में। एंड यहाँ पर टी करके एक ट्रांसपोर्टर है, ओके, जो कि महाराष्ट्र में है। अभी यहाँ पर ए इज सप्लाइंग 1 लाख रुपीज का गुड्स, ए इज सप्लाइंग 1 लाख रुपीज का गुड्स, 18,000 का जीएसटी है, टोटल बिकम्स 1,18,000। ओके, अब यहाँ पर टी क्या कर रहा है? ए को सर्विस दे रहा है। टी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए, टी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए। क्या सर्विस दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। टी इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? टी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये निकाल रहे हैं। ओके, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर टी? सर इसमें तो आरसीएम आएगा ना? हाँ, आरसीएम भी आ सकता है अगर टी ने आरसीएम का ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया है या फिर वो अनरजिस्टर्ड है। ओके, इस केस में क्या हो सकता है? आरसीएम आ सकता है टू द रिसिपिएंट। सो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दिया जा रहा है टू registered person, if transportation services are given to registered person, तो एकदम सिंपल है, बोलो क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दिया जा रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान के चलो कि आप लोग पहले महाराष्ट्र में रहते थे, अभी आप हमेशा के लिए गुजरात जाने वाले। ओके, यू आर शिफ्टिंग योर रेसिडेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका जो पहले का घर था
वो महाराष्ट्र में था। अभी आप लोग हमेशा के लिए जा रहे हो गुजरात, तो आपका जो हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, जो घर का सामान है, वो क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जो भी गुड्स है आपके घर के, वो सारे गुड्स क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू गुजरात। So this transporter is providing services to unregistered person. This transporter is providing services to unregistered person. The place of supply would be place where goods are place where goods are handed over place where goods are handed over for further transportation. तो आपने इस ट्रांसपोर्टर को गुड्स किधर हैंड ओवर किया रहेगा? ऑब्वियसली महाराष्ट्र में किया रहेगा। सो दिस ट्रांजेक्शन वुड बी इंट्रास्टेट, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? महाराष्ट्र। समझ में आया? तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन गुजरात में, तो गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं। आपको क्या देखना है यहाँ पर? गुड्स का हैंड ओवर किधर रहेगा। ओके, गुड्स का हैंड ओवर कहाँ पर हुआ है वो इंपॉर्टेंट। ओके, जिधर भी हैंड ओवर हुआ है दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जिधर भी गुड्स का हैंड ओवर हुआ है दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन कौन से केस में? अनरजिस्टर्ड वाले। रजिस्टर्ड वाले में तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। जो भी रजिस्टर्ड जगह रहेगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सबको? अभी कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, कहाँ पर हैंड ओवर हुआ है, हैंड ओवर लोकेशन, रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन का स्टेटस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया रहेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं दिया रहेगा। आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। ओके, स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेगा। आप लोग को ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करनी है। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लेट अस टेक लोकेशन ऑफ सप्लायर से महाराष्ट्र। ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज गुजरात। हम लोग गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात भेज रहे हैं, उसको हैंड ओवर महाराष्ट्र में कर दिया हमने। ओके, उसको हैंड ओवर महाराष्ट्र में कर दी। रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ओके, ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस किसका देखा जाएगा? रिसिपिएंट का। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीवन। रजिस्ट्रेशन स्टेटस किसका देखा जाएगा? रिसिपिएंट का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिपिएंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिपिएंट? रिसिपिएंट मीन्स द person who is liable to pay freight, who is liable to pay freight, who is liable to pay freight। समझ में आ रहा है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये महाराष्ट्र का जो लोकेशन है ये टी का लोकेशन है। ये किसका लोकेशन है? टी का, ट्रांसपोर्टर का लोकेशन है, गुड्स के सेलर का नहीं है। ट्रांसपोर्टर का लोकेशन है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र का जो ट्रांसपोर्टर है, गुजरात वाला उसको पैसा देने वाला है, इसीलिए रिसिपिएंट कहाँ का लिखा है मैंने? गुजरात। सो दिस इज द रिसिपिएंट। ओके, एंड दिस इज द पर्सन लायबल टू पे फ्रेट। हैंडओवर उसको महाराष्ट्र से मिला है। ओके, हैंडओवर उसको किसी ने महाराष्ट्र में दिया हुआ है, एंड जब भी गुड्स का डिलीवरी गुजरात वाला पर्सन लेगा तभी वो फ्रेट का पेमेंट करने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है ट्रांजेक्शन कैसा है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। ए महाराष्ट्र का है, टी महाराष्ट्र का है, एंड बी गुजरात का। ओके, अभी टी ने क्या किया? ए के लोकेशन से जो भी गुड्स है वो पिक किया, एंड कहाँ पर लेके गया? गुजरात लेके गया। टी को फ्रेट का पैसा कौन देने वाला है? टी को फ्रेट का पैसा कौन देने वाला है? कम ऑन एवरीवन, टी को फ्रेट का पैसा देगा बी। बी देने वाला है, बी।
इसलिए इस ट्रांसपोर्ट सर्विस का रिसिपिएंट किसको माना जाता है? बी को। सो टी इज द सप्लायर एंड बी इज द रिसिपिएंट। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन डेवलप हुआ है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हेटिंग द पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर टिक, दैट इज रजिस्टर्ड है, इसीलिए गुजरात। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। ए, यहाँ पर टी है ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पर बी है। ठीक है, अभी टी महाराष्ट्र में है, ए भी महाराष्ट्र में है, दोनों जन महाराष्ट्र में। अभी ये जो फ्रेट का पेमेंट है, फ्रेट का पेमेंट ए को करना है। फ्रेट पेमेंट इज टू बी डन बाय ए। ठीक है, ए इज लायबल टू पे फ्रेट। सो कम ऑन, टेल मी एवरीवन, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सर्विस? I can say A is the recipient of this transport service, recipient of transport service. But A is the supplier of goods. Everyone, come on. A is the supplier of goods. A क्या है? गुड्स का तो सप्लायर है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का रिसिपिएंट है। आ रहा है क्या समझ में? तो गुड्स का जो ट्रांजैक्शन है, इट इज टू बी गवर्न एज पर सेक्शन 10(1)(a), क्योंकि मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो ए ने बी को समझो 1 लाख रुपीज का गुड्स बेचा है, तो 1 लाख का जो टाइम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई है, इट हैज टू बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 10(1)(a). क्लियर है? लेकिन जो ट्रांसपोर्ट सर्विस आ रही है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस आ रही है ए को, इस ट्रांसपोर्ट सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12(8). आर यू ऑल क्लियर विद दिस? ओके, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस 12(8 हम लोग लगा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन टी एंड ए इज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम 12(8), नॉट ए एंड बी। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र। ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यहाँ पर ए, दैट इज महाराष्ट्र। ए क्यों लिया सर? क्योंकि फ्रेट इज टू बी पेड बाय ए। हैंडओवर, हैंडओवर महाराष्ट्र से ही किया। ओके, हैंडओवर महाराष्ट्र से ही किया। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चलो बताओ। ये रजिस्टर्ड है, मान के चलो रजिस्टर्ड। आंसर वुड बी महाराष्ट्र। ओके, क्यों महाराष्ट्र? हैंडओवर महाराष्ट्र में क्या इसलिए महाराष्ट्र? नहीं, ये रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में है, इसीलिए महाराष्ट्र। आ गया समझ में? सबको क्लियर है क्या? तो ये दोनों एग्जांपल्स को सही से नोट डाउन कर लेना 12(8) के। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 9। एक बार 12(2) से लेकर के 12(8) तक वापस रिवाइज करेंगे। 12(2) जनरल सर्विसेज। रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस चेक करेंगे। एड्रेस अगर है तो एड्रेस वाला स्टेट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। उसके बाद 12(4) रेस्टोरेंट एंड पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस, जिधर भी परफॉर्म किया। 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर ट्रेनिंग परफॉर्म हुआ। 12(6) एडमिशन टू इवेंट और पार्क, जिधर भी पार्क लोकेटेड है या फिर इवेंट हेल्ड हो रहा है। 12(7) इवेंट मैनेजमेंट, रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या चेक करना है? इवेंट किधर हो रहा है? इवेंट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट। इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, ओके, इवेंट अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर नाउ, सबको समझ में आ गया? चलो, उसके बाद 12(8) गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर हैंड ओवर किया, जिधर भी हैंड ओवर किया। आया समझ में? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 9, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस।
अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हम लोग को ये चेक करना है कि ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हमने दिया किसको है। देखो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग प्लेन में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो एयरलाइन कंपनी या फिर आईआरसीटीसी, तो ये लोग जो भी जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है, वो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। अगर उन्होंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, ओके, इफ दे हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में तो वेरी सिंपल, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके। लेकिन अगर उन लोगों ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, मतलब जैसे आप लोग को गांव जाना है, तो आप अनरजिस्टर्ड हो, आप लोग को अगर गांव जाना है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस प्रोविजन से आएगा, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर आता है प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। ओके, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। एम्बार्केशन मतलब कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट लोकेशन वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में, जर्नी जिधर से भी स्टार्ट हो रहा है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सबको क्लियर है क्या? लेकिन अगर ऐसा हुआ कि प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम, ओके, अगर प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम, इफ प्लेस ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन मतलब कि आप लोग कहाँ से चढ़ोगे। देखो, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन मतलब कि जहां से हम लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं। ओके, तो अगर प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम है अपने को, कब हो सकता है सर ऐसा? जब भी आपको ऑल ओवर इंडिया के टूर का एक पास दिया जाए, बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या करो, आपको जहां से चढ़ना है वहां से चढ़ो, जहां उतरना है वहां उतरो, पूरा पास ये रहा, पूरा पास आपको दे दिया। ओके, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओके, दिल्ली, पौंडीचेरी, आपको पूरा पास मिल गया। अब हो सकता है कि आप महाराष्ट्र से गोवा तक बाय रोड जाओ, गोवा से ट्रेन पकड़ो, फिर से ट्रेन से उतरो तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से वापस से बाय रोड जाओ, तो कुछ भी करो आप लोग। तो ऐसे केस में हम लोग को एम्बार्केशन पॉइंट नहीं मालूम। सो जब भी एम्बार्केशन का पॉइंट आपको नहीं मालूम, तब आप लोग को लगाना है सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, दैट इज द जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन वुड प्रिवेल when place of embarkation is not known। क्लियर है क्या? थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं इसके। लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज आईआरसीटीसी का लोकेशन। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, ओके, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, एम्बार्केशन पॉइंट, एम्बार्केशन पॉइंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लेट अस स्टार्ट। लोकेशन ऑफ सप्लायर से महाराष्ट्र है, रेसिपिएंट आप भी महाराष्ट्र के ही हो, आप रजिस्टर्ड भी हो। ओके, आप एम्बार्केशन महाराष्ट्र से ही करने वाले हो। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? आंसर इज लोकेशन ऑफ registered person because registered person is registered in the state of महाराष्ट्र। अगला, सप्लायर महाराष्ट्र, रेसिपिएंट महाराष्ट्र, ओके, रजिस्टर्ड नहीं है। अभी उसने टिकट निकाला हुआ है फ्रॉम से, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट से निकाला है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र से निकलेगा, पर हम लोग एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, गुजरात से एम्बार्केशन है, गुजरात से एम्बार्केशन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? आंसर वुड बी गुजरात, क्योंकि जब भी रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो एम्बार्केशन नहीं मालूम है। सॉरी सॉरी, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ओके, तो यहाँ पर अपने को एम्बार्केशन फिलहाल इस केस में तो मालूम है। जब एम्बार्केशन नहीं मालूम है तो 12 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो एम्बार्केशन मालूम है, तो जहां से भी जर्नी शुरू हो रहा है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ लैंड। और एक एग्जांपल, अगर स्पाइस जेट महाराष्ट्र में है,
आप लोग का सीए फॉर्म राजस्थान का है। ओके, आपका सीए फॉर्म राजस्थान का है। राजस्थान में आपका सीए फॉर्म रजिस्टर्ड है। देखो ये रजिस्टर्ड मतलब कि रिसिपिएंट का स्टेटस है ये। आपका सीए फॉर्म रजिस्टर्ड है, पर ऑडिट के लिए आपने किसी आर्टिकल को भेजा था। ओके, वो अभी गुजरात से चढ़ने वाला है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? कम ऑन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? आंसर इज राजस्थान वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज भले पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन आपको मालूम है, पर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? बिकॉज रिसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी राजस्थान। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर। ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एम्बार्केशन। और अगर एम्बार्केशन नहीं मालूम, फॉर एग्जाम्पल, तो 12 टू 12 टू मतलब रिसिपिएंट का एड्रेस है तो एड्रेस, एड्रेस नहीं है तो सप्लायर। ओके, तो अपना 12 9 हुआ। सेक्शन 12 सबसेक्शन 10, दैट इज सर्विसेज ऑन बोर्ड। ओके, सर्विसेज ऑन बोर्ड। सर्विसेज ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि आप लोग को मालूम रहेगा कि प्लेन में अगर आप जा रहे हो तो आपको कभी कभी वो लोग सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं। ठीक है, 200 300 रुपया पे करके आप कोई मूवी देख सकते हो। ओके, तो आप लोग ऑन बोर्ड मतलब कि वाइल ट्रैवलिंग यू आर टेकिंग सर्टन सर्विसेज। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेरी सिंपल, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। आपका जो प्लेन है वो मुंबई से गोवा जाएगा, एंड गोवा से फिर दिल्ली जाएगा। ओके, ये प्लेन का एक जर्नी है। ओके, प्लेन का ये जर्नी है। अब ध्यान से सुनना, मुंबई से गोवा, फिर गोवा से दिल्ली। ओके, मुंबई से गोवा, गोवा से दिल्ली, ये प्लेन का पूरा जर्नी है। आप लोग गोवा से चढ़े हो। ओके, आप लोग गोवा से चढ़े, आप लोग इस पॉइंट पर एक मूवी का सब्सक्रिप्शन बाय किया, मूवी सब्सक्रिप्शन बॉट। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? आंसर इज प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र, बिकॉज फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर था। आप तो यहाँ से भले चढ़े हो, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था? महाराष्ट्र था। इसीलिए महाराष्ट्र वुड बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई इवन इफ यू आर परचेजिंग मूवी इन गोवा और बिटवीन गोवा एंड दिल्ली। ओके, आगे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा डिटेल्ड वर्डिंग्स है, वो वर्डिंग्स हम लोग एक्ट का ही देखेंगे। 12 11, सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल और डीटीएच। तो जो आपका वीडियोकॉन वगैरह रहता है मालूम है, वीडियोकॉन का आप लोग सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, वो भी इसी में कवर्ड है। जो भी एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, वो सब इसमें इसमें ही कवर्ड है। ओके, सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग और केबल और डीटीएच। अभी इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से सुनो। अगर आप लोगों का लैंडलाइन था। ओके, लैंडलाइन मतलब जो बीएसएनएल का एक मालूम है, एक टेलीफोन आता था, अभी शायद आता है लेकिन यूजेज कम हो गया लोगों का। तो जो टेलीफोन रहता है वो फिक्स्ड लीज लाइन और केबल लाइन से लोकेटेड रहता है। ओके, मतलब कि अपने घर से एक लाइन निकलता है। ओके, एंड एक पीओपी से अंदर से जाके वो अपने टेरेस पे कनेक्ट होता है, एंड देन वहां से वो उनके टॉवर्स में कनेक्ट होता है। ओके, तो उस तरीके का अगर फिक्स्ड लीज लाइन रहेगा, देन इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। जिधर भी वो लाइन इंस्टॉल्ड है,
दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब आपके घर से निकल रहा है वो, तो आपके घर पे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर घर से लेकर के वो वायर जाने वाला है उनके टॉवर तक। तो महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ, नॉट बिकॉज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज महाराष्ट्र, बट बिकॉज दैट लाइन इज इंस्टॉल्ड इन महाराष्ट्र। ओके, आप लोग को मालूम है एक इंटरनेट पहले के टाइम पर कैसे हुआ करता था, थ्रू योर केबल्ड नेटवर्क होता था। अभी तो क्या अपन लैपटॉप को वाईफाई दे देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको ना एक बीएसएनएल का या तो एमटीएनएल का वायर्ड नेटवर्क मिलता था। तो वो वायर्ड नेटवर्क मतलब केबल का जो लाइन है, वो जिस भी जगह पर लोकेटेड है, इंस्टॉल्ड है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? आगे, पोस्टपेड, पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट और डीटीएच। पोस्टपेड मतलब कि पहले आप पूरा यूज करो, उसके बाद आपको मंथ एंड पे बिलिंग आएगा। तो पोस्टपेड के केस में गवर्नमेंट सेज बिलिंग एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब कि अभी मेरा पोस्टपेड मोबाइल है, ठीक है, तो मैंने एयरटेल को एक एड्रेस दिया रहेगा, ओके, कि भाई मेरे को आप बिलिंग ना इस एड्रेस पे करना। तो जो भी बिलिंग एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया रहेगा, जो भी बिलिंग एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया रहेगा, वो बिलिंग एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो भी सप्लायर के पास रिकॉर्ड में है। उसके बाद प्रीपेड वाउचर्स। ठीक है, प्रीपेड वाउचर्स से अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, जैसे आप लोग का रिचार्ज मालूम है, पहले स्क्रैच करते थे हम लोग, स्क्रैच करने पर रिचार्ज होता था थ्रू सेलिंग एजेंट। थ्रू सेलिंग एजेंट मतलब कि जो एयरटेल की कुछ दुकानें होती है, मालूम है आप लोगों को, उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया होता है, तो वो सेलिंग एजेंट्स है। तो एयरटेल क्या कर रहा है, उन एजेंट्स के थ्रू आपको सर्विस दे रहा है। तो एयरटेल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जो भी वो एजेंट का लोकेशन है, दैट इज एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट। आगे, बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर। बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर मतलब कि अगर आप लोग एयरटेल की गैलरी में जाके रिचार्ज करवा रहे हो, ओके, या फिर आप लोग ने क्या किया, आप लोगों ने वाउचर नहीं लिया, आप लोगों ने उस एजेंट को बोला या फिर उस पर्सन को बोला कि हम लोग के मोबाइल में रिचार्ज कर दो, तो वो जीपे से रिचार्ज कर रहा होगा, या फिर जो भी है उसको एक अमाउंट वॉलेट में डाल के दिया जाता है थ्रू एयरटेल, वो लोग रिचार्ज करते हैं। तो इस केस में वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग महाराष्ट्र के हो, आप लोग गुजरात घूमने गए हो, तो आपने गुजरात में एक ग्रोसरी स्टोर में गए, उनको बोला कि सर हमको 100 रुपए का रिचार्ज डाल के दो, और ये लो 100 रुपये। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पर वाउचर सेल नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिचार्ज जो अमाउंट है वो आप लोग करवा रहे हो। सो यहाँ पर वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, दैट इज 100 रुपीज गुजरात में दिया, गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? आगे, प्रोवाइजो, प्रीपेड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मतलब कि अगर आप लोग जीपे से रिचार्ज करते हो, जीपे से, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, आप लोग को मालूम रहेगा कि जब भी आप लोग मोबाइल नंबर डालोगे फॉर रिचार्ज, आपको सर्कल वगैरह सिलेक्ट करने को बोलेगा। ओके, सर्कल सिलेक्ट करना होता है, महाराष्ट्र एंड गोवा, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर रिसिपिएंट का लोकेशन हम लोग मोबाइल नंबर से ट्रैक करते हैं। ओके, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एयरटेल जीपे वालों को बताता है, उस हिसाब से रिचार्ज होता है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इन अदर केसेस, मतलब जो ऊपर वाले केसेस में फॉल नहीं कर रहा, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर इज अवेलेबल। तो जब भी रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल रहता है, रिसिपिएंट का एड्रेस, जब भी रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं रहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, ये मेजरली इंटरनेशनल रोमिंग के ट्रांजैक्शन में काम आएगा। ओके, इंटरनेशनल रोमिंग मतलब कि मान के चलो आप लोग दुबई जा रहे हो, ओके, आप लोगों ने एयरटेल का एक रिचार्ज आता है, मालूम है, 6,000 रुपये का। अगर आप गए होंगे तो मालूम रहेगा, एक 6,000 का या 5,000 का एक रिचार्ज आता है, उसमें कुछ 200 मिनट आपको इनकमिंग आउटगोइंग मिला करके मिलता है। ठीक है ना? तो अगर हम लोगों ने ये वाला प्लान लिया है एयरटेल का, तो एयरटेल के पास तो हमारा रिकॉर्ड्स
अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट प्लस हमारा लोकेशन। लेकिन अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है, ऐसा कब हो सकता है? अज्यूम करो अ, अभी दुबई में एक डुओ करके रहता है, डुओ नहीं, डू डू डी यू, डू करके एक अपना सिम कार्ड वाला कंपनी है, ओके, टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर। अभी रिलायंस ने और डू ने टाई अप किया, बोला कि जो भी एयरटेल का पर्सन आएगा आपके वहां पर, ओके, तो आप क्या करना, आप क्या करेंगे, आप उसको सर्विस प्रोवाइड करना, ओके, मैं चार्ज करूंगा एंड आपको पे करूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डू इज चार्जिंग टू रिसिपिएंट, ओके, डू डू जो भी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी, डू जो भी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके। यहाँ पर डू के पास क्या रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है क्या? डू के पास अवेलेबल नहीं है हमारा एड्रेस वगैरह, ओके। वो तो एयरटेल के साथ टाई अप है, उस हिसाब से हमको सर्विस मिल रहा होगा। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लायर, ओके। मतलब अगर इंडिया के बाहर का रहेगा तो फिर आउटसाइड इंडिया हो जाएगा वो। तो अपना 12-11 कंप्लीट हुआ। अब 12-12, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, ओके, मतलब कि जो जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, तो ये सब का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर मतलब कि अकाउंट होल्डर को जो सर्विस दिया जाता है वाया बैंक, वो यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर कहा जाता है कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ एड्रेस इज अवेलेबल, इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल देन इट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, ओके। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कब, जब एड्रेस अवेलेबल होगा। जब एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा बैंक के पास, पर बैंक सर्विस दे रहा है, कब हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट के केस में, ओके। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, आप किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, यू कैन मेक डिमांड ड्राफ्ट थ्रू एनी बैंक, ओके। आपके पास अगर कैश है, 6,000 रुपया कैश है, आपको क्या करना है, आपको जाना है बैंक में, 6,000 रुपया देना है कोई भी बैंक में, चाहे आपका अकाउंट हो या ना हो। तो वो बैंक आपको क्या बना के देगा, डीडी बना के देगा, डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को बना करके दे देगा, ओके। तो जब भी बैंक आपको डीडी देता है, उस केस में बैंक के पास आपका डिटेल्स नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका जिस अकाउंट में, जिस जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक में जा रहे हो तो उनके पास है, लेकिन आप अननोन बैंक में जा रहे हो, फिर भी डीडी तो बना के मिलने वाला है। तो यहाँ पर अननोन बैंक के पास आपका एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब कि बैंक का लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? उसके बाद सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 14, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। ये पूरा अलग से रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। 12-13 बाकी था अपना, इंश्योरेंस सर्विस है वो किधर गया, इंश्योरेंस सर्विसेज। 12-13 इंश्योरेंस सर्विस, रजिस्टर्ड को दिया लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जो भी रिकॉर्ड्स में एड्रेस अवेलेबल है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? अपना सारे सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शंस हो गए, एक बार क्विकली रिकैप करेंगे। 12-2, अगर एड्रेस, सॉरी, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या चेक करेंगे, एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12-3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। 12-4 रेस्टोरेंट सर्विसेज, ओके, रेस्टोरेंट सर्विसेज में जहां पर भी परफॉर्म किया दैट इज इंपॉर्टेंट। 12-5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को तो जहां से ट्रेनिंग परफॉर्म हो रहा है। 12-6 एडमिशन टू इवेंट, ओके, और पार्क, तो जिधर भी पार्क लोकेटेड है। 12-7 इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया, ओके। 12-7 अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर है, इवेंट इंडिया में है, लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। 12-8 गुड्स ट्रांसपोर्ट, रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया जहां पर हैंड ओवर किया। 12-9 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया जहां से एम्बार्केशन हो रहा है, एम्बार्केशन का पॉइंट नहीं मालूम तो 12-2। 12-10 सर्विसेज ऑन बोर्ड, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। 12-11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस,
अगर फिक्स्ड लाइन है तो जहां पर भी लाइन लोकेटेड है। पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस प्रीपेड है थ्रू सेलिंग एजेंट, लोकेशन ऑफ सेलिंग एजेंट, लेकिन डायरेक्टली फाइनल सब्सक्राइबर को रिचार्ज करके दिया वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और वाउचर्स आर सोल्ड। अगर आप लोगों ने जीपे से रिचार्ज किया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। ओके, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के केस में location of recipient if address is available, but if address is not available then location of supplier। उसके बाद 12-13 इंश्योरेंस सर्विसेज, रजिस्टर्ड को दिया रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया जो भी एड्रेस। तो यहाँ पर होर्डिंग लगा के दिया, क्या लगा के दिया, होर्डिंग। तो यहाँ पर कहा जाता है कि होर्डिंग इज ऑन एन इमूवेबल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये लैंड के ऊपर है ना होर्डिंग। सो दिस एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टेक्स द कलर ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये 12-3 के हिसाब से इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। आया समझ में? आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेंडर टू एडवर्टाइजमेंट कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट द सेट लोकेशन, एट द सेट लोकेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,